हूँ शरद दुबे, जहाँ पे अगले आधे घंटे पे हम मिड कैप स्पेस पे कहाँ एक्शन हो रहा है, क्या खबरों वाले शेयर्स पे आपकी नज़र होनी चाहिए और कमाई के क्या अहम मौके आते हैं वो हम आपके सामने लाएंगे। लेकिन चलिए अभी मार्केट चेक ले लेते हैं। निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे जो है स्लाइड पॉजिटिव में है, थोड़ी सी रिकवरी करने की कोशिश हो रही है पर फ्लैटिश है 24,350 ऑड लेवल्स पे। लेकिन ब्रॉडर इंडेसेस खासकर की स्मॉल कैप इंडेक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है बड़ी गिरावट देखने मिली है। लाल पे है निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स, अगर आप स्क्रीन पे लाएंगे यहाँ पे जो है गिरावट आई है, थोड़ी सी गिरावट जो है स्ट्रेंथन और हुई है। निफ्टी मिड कैप की भी बात करें तो यहाँ पे लार्जली हम कह सकते हैं कि स्टॉक जो है या पूरी जो इंडेक्स है कहें तो यहाँ पे टुवर्ड्स द रेड साइड ट्रेंड कर रही है, मिले जुले जो है मूवमेंट्स देखने मिल रही है, बट दोनों ही आप कह सकते हैं ब्रॉडर इंडेसेस की बात करें तो टुवर्ड्स द लोअर साइड है। चलिए अब एक बार एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या मात्रा चल रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की अगर हम बात करें तो लार्जली ब्रॉडर इंडेसेस जो है आप कह सकते हैं बेयर्स के फेवर में है। ओवरऑल एडवांस डिक्लाइन रेशियो कहे तो 2:1 का आ रहा है, यहाँ पे देखने मिल रही है। एनएससी के जो एफएनओ सेगमेंट है वहाँ पे भी डिक्लाइन ज़्यादा है, 108 डिक्लाइन अगर कंपेयर करें 90 के साथ। ऑफकोर्स स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट में जो है रियलिटी स्पेस में नज़र रखिएगा। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स ही वन ऑफ द टॉप गेनर्स है, लगभग 3% ऊपर है। और लोढ़ा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, प्रेस्टीज, इन सारे स्टॉक्स में देखें तो एक अच्छी सस्टेन बाइंग आ रही है। एंड ऑफकोर्स यहाँ न्यूज़ फ्लोज है वो पक्का स्ट्रॉन्ग है, खासकर की प्रेस्टीज एस्टेट्स को लेके। यहाँ पे देखें तो प्रेस्टीज एस्टेट्स जो है उनकी पहली एनसीआर प्रोजेक्ट की रेरा अप्रूवल आ गई है, तो उसके कारण जो है एक अच्छी मोमेंटम आई है और बाकी कंपनीज में भी रब ऑफ इफेक्ट देखने मिल रहा है। बट लार्जली अगर कहे तो सेक्टोरल वाइज सब जो है रेंज बाउंड है। लेकिन निफ्टी पीएसयू बैंक यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे जो मिड कैप नाम है वहाँ पे जो है हम देख सकते हैं कि गिरावट जो है थोड़ी सस्टेन हो रही है, तो इस पे भी नज़र रखिएगा। लेकिन चलिए मिड कैप एक्शन 3 अहम स्टॉक्स में कहाँ हो रहा है उस पर भी नज़र डाल देते हैं। यहाँ पे जो है हमारे जो स्क्रीन पे आने वाला है वो 3 अहम स्टॉक्स। सबसे पहला है प्राज इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे देखें तो इनके कमज़ोर नतीजे आए हैं, 7% शेयर लुढ़का है और फोर्थ क्वार्टर के मुनाफा की बात करें तो 44% का जो है गिरावट देखने मिला और मार्जिन में भी दबाव आया है। वही प्रेस्टीज स्टेट्स की बात करें तो नए प्रोजेक्ट्स की मंजूरी आ गई है यहाँ पे एनसीआर में, और यहाँ पे लगभग आप कह सकते हैं कि दिल्ली के रीजन में यहाँ पे इनकी प्रोजेक्ट आएगी। 9,000 करोड़ का ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू का एक्सपेक्टेशंस रहेगा। और हमारा जो तीसरा स्टॉक है वहाँ पे ऑफकोर्स टायर स्टॉक्स रहेगा फोकस में। सीएट के नतीजे के बाद शेयर 8% भागा, कमेंट्री कॉन कॉल में स्ट्रेंथ थी और सभी सेगमेंट में 10% से ज़्यादा का ग्रोथ का अनुमान है और जो गाइडेंस दिया है वो उन्होंने कंपनी में दी है। तो ये 3 अहम मिड कैप स्टॉक्स हैं जहाँ पे बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन अब जो है 3 घंटे, अगले 3 घंटे का क्या ट्रेड होगा उस पर हमारी नज़र होगी। तो अगले 3 घंटे के ट्रेड में हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं वो है रुचित जैन मोतीलाल ओसवाल के। नमस्कार रुचित जी, आप हमारे साथ जुड़े ईटी नाउ स्वदेश में। जी नमस्ते, वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो रुचित जी, सबसे पहले आपके बाजार के क्या इंपॉर्टेंट कॉल्स लग रहे हैं निफ्टी बैंक को लेके? निफ्टी जो है अभी टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड ट्रेंड कर रही है, 24,350 की लेवल्स पे है, बट थोड़ा सा ऑफकोर्स कहेंगे कि संकेत थोड़े मिले जुले ग्लोबल आने लगे हैं। बट डीआईज की और एफआईज की दोनों की ही अच्छी अब्जॉर्प्शन आ रही है। एफआईज लगातार 10वें दिन आप देखिए बाइंग आई है, सबसे बड़ा गेनिंग स्ट्रीक 2 साल में लगभग देखने मिला है। तो निफ्टी के क्या पोजीशंस, इंपॉर्टेंट लेवल्स लग रहे हैं यहाँ पे ज़रा बताएं, और निफ्टी बैंक क्या लग रहा है? जी पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में देखे तो हमने मार्केट्स में मोर एक कंसोलिडेशन इंडेक्स फ्रंट पे देखा है कि जहाँ पे इंडेक्स एक रेंज में रहा है, नीचे 24,000 23,800 ये एक सपोर्ट रेंज बना हुआ है और ऊपर जो पूरा फॉल था उसका रेजिस्टेंस 24,500 से 24,550 की रेंज में है। सो आज देखेंगे तो एफआईएस की अच्छी बाइंग है पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशन में कैश सेगमेंट में, बट प्राइस वाइज हमने एक ऑलरेडी मूव लो लेवल से देख चुके हैं जहाँ पे 21,700 से लेके हम 24,400 तक जो मूव आया है उसके बाद हम मोमेंटम रीडिंग्स थोड़े ओवरबॉट जोन में है। सो हमारा मानना है कि यहाँ पे प्रोबेबली एक कंसोलिडेशन फेज रहेगा जहाँ पे कुछ समय के लिए एक साइडवेज ट्रेंड मार्केट्स में बना रहेगा। आपको मोर एक सेक्टर स्पेसिफिक या स्टॉक स्पेसिफिक रोटेशंस देखने मिलेंगे,
स्पेशली जब एफआईआईस की बाइंग रहती है तो जो इंडेक्स हैवीवेट्स रहते हैं उनमें यूजुअली पार्टिसिपेशन ज्यादा रहते हैं कि जहाँ पे स्पेसिफिक बड़े स्टॉक्स में मूव्स अच्छे रहते हैं। सो हमें लग रहा है कि एक स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच रख के यहाँ पे शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करेंगे तो बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। इंडेक्स में कोई ईदर साइड बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। आज डे ट्रेडिंग के लिए 24,250 का सपोर्ट है और 24,400 से 450 ये रेजिस्टेंस जोन है। सो मोर एक कंसोलिडेशन ही लग रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। बट यस, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मार्केट्स के स्टॉक्स में है रादर देन इंडेक्स। स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति होनी चाहिए और कंसोलिडेशन पे जो है निफ्टी बैंक दोनों ही दिख रहे हैं, ये रुचित जी कह रहे हैं। लेकिन रुचित जी, रियल एस्टेट में जो है पूरी स्पेस बज कर रही है, सेक्टोरली हमने ये पिक भी किया था और रियल एस्टेट स्पेस में देखें तो सारे ही डेवलपर्स मिड कैप स्पेस के ही लार्जली होते हैं। यहाँ पे अच्छी मूव देख रही है, तो यहाँ पे प्रेस्टीज की तो न्यूज़ फ्लो भी आई है जो हमने आपको पहले ही बता दिया था। लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर आपको पिक करना पड़े करंट लेवल्स पर, अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इन्वेस्टर्स के आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, तो आपका कौन सा पिक होना चाहिए जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा? अगर रियल एस्टेट में पिक करना है तो आपका क्या पिक रहने वाला है रुचित? जी, काफी समय से हमने देखा है कि रियल एस्टेट स्पेस में जो अक्टूबर महीने से मार्केट में करेक्शन आया था वही से एक अच्छा प्राइस वाइज करेक्शन रियल एस्टेट में रहा है। अब फॉलिंग इंटरेस्ट रेट साइकिल्स में यूजुअली हम रियल एस्टेट स्टॉक्स को एक अच्छा मूव आते हुए देखते हैं। सो मे बी आज से एक अच्छा मूव हमने देखा है, बट फॉलो अप मूव भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो आई थिंक दो स्टॉक्स जो टेक्निकली ये सेक्टर में थोड़े स्टैंड आउट हो सकते हैं, एक तो लोडा मैक्रोटैप डेवलपर्स, जहाँ पे सेक्टर से पहले ही एक हाई टॉप हाई बॉटम के स्ट्रक्चर की शुरुआत ये स्टॉक ने ऑलरेडी पिछले कुछ दिनों से कर ली है। प्राइस वॉल्यूम एक्शन भी देखिए तो वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग है पिछले 10 दिन में जब स्टॉक रैली किया है उसमें। सो एक तो मैक्रोटेक डेवलपमेंट्स पर में आप अच्छी मूवमेंट आगे चल के जो रियल एस्टेट स्पेस में तेजी रहती है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छा कंसोलिडेशन हमने फिनिक्स मिल्स में देखा है कि जहाँ पे आप देखेंगे तो जो जब पूरा रियल एस्टेट स्पेस एक करेक्टिव फेज में था तो फिनिक्स मिल्स में लगभग अक्टूबर का जो लो था, अक्टूबर 2024 में, उसके बाद तो मार्केट या रजिस्टर्ड स्टॉक्स इतने करेक्ट हुए, बट प्राइस वाइज करेक्शन हमने ये स्टॉक में नहीं देखा, मोर एक टाइम वाइज करेक्शन हुआ। तो रिलेटिवली जब सेक्टर मंदी में था तब ये स्टॉक कम गिर रहा था। तो अगर कोई ऐसे तेजी के संकेत हमें अगर सेक्टर में आगे चल के आता है तो फिनिक्स में भी एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट की जा सकती है। हालांकि अब तक प्राइस ब्रेकआउट नहीं हुआ है स्टॉक में 1735 के ऊपर, जब भी ये स्टॉक निकलेगा तो एक मेजर ट्रेंडेड फेज की शुरुआत के साइंस वहां पे रहेंगे। बट ये स्टॉक है जो आपके वॉच लिस्ट पे डेफिनेटली रहना चाहिए। तो डोडा और फिनिक्स मिल्स ये टेक्निकली दोनों स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। इनकेस ऑफ रियल एस्टेट के आज के जो अपमूव है वो आगे सस्टेन रहते हैं तो हम एक अच्छे आउट परफॉर्मेंस ये दो स्टॉक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रुचित, दो चीज़ और बता दो दर्शकों को कि मैक्रोटेक डेवलपर्स में स्मार्ट मनी या एचएनआई मनी भी पिछले 2 से 3 सेशन में जो है हमारे एनालिस्ट और हमारी चैनल चेक से सजेस्ट कर रही है। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि मैक्रोटेक डेवलपर्स में टियर 2 सिटीज़ में जो है ये एक्सपैंड अच्छे इलाकों में, पॉश इलाकों में कर रहे हैं ताकि उनके नए फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स और मॉल्स बन पाएँ। तो ये 2 अहम इनसाइट्स है मैं आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन अब जो है रुचित, आप अपने ज़रा कॉल्स बता दें, क्या इंपॉर्टेंट कॉल्स रहने वाले हैं आज के लिए? ये आज काफी समय बाद ऑटो स्पेस में से मारुति ने एक कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट दिए हैं। पिछले 1.5 महीने से स्टॉक एक साइडवेज ट्रेंड में था, जिसके स्विंग हाइस के ऊपर ये स्टॉक के प्राइसेस आज निकले और वॉल्यूम्स भी पिछले आधे एक घंटे में देखेंगे तो ग्रेजुअली अच्छे इंप्रूव हो रहे हैं। सो मारुति मेरा आज का पिक रहेगा। जो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है 11,900 के नीचे स्टॉप लॉस रख के 12,750 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। मारुति पे जो है टारगेट है प्राइस है 12,750 लेवल्स का। और आज याद रखिए अक्षय तृतीया भी है, बहुत सारे रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के, और ये नंबर्स जो है रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कल, जहाँ पे आपका कल यानी कि कल छुट्टी है लेकिन 2 तारीख को हम आपको बता भी देंगे कि ओवरऑल सेल्स कैसा रहा है अप्रैल के मध्य में। तो 3-4 अहम ट्रिगर है मारुति के लिए, तो उस पर हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। लेकिन ऑफ कोर्स मिड कैप स्पेस में अगर देखें तो एक्शन कहाँ है, ये भी एक सवाल है, और मैं एक एक करके आपको सेगमेंट्स और उनका क्या रैशनल है वो बताता हूँ। स्क्रीन पे लाइए डायरेक्टर साहब, मिड कैप स्टॉक से जो तेजी वाले शेयर्स है उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स रियल्टी से गोदरेज प्रॉपर्टीज, इस पर हमने बात कर ली है। इसके अलावा आईजीएल की बात करें तो यहाँ पे अर्निंग्स तो थी वो थोड़ी सी मिली जुली थी, लेकिन
फ्रंट लाइन बाइंग अच्छी देखने मिल रही है। एंड ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशंस भी है दिल्ली गवर्नमेंट का कि वो धीरे धीरे करके प्राइस हाइक्स ले, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा प्राइस हाइक लिया नहीं है और हाल ही में इलेक्शंस भी कंप्लीट हुए थे। निप्पॉन लाइफ की बात करें तो यहाँ पे भी 4% का ग्रोथ है और फोर्टिस हेल्थ यहाँ पे भी जो अच्छी मोमेंटम आ रही है। टायर स्टॉक्स में अपोलो टायर्स, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज पे भी नज़र रखिए। और थोड़ा देर पहले ही रुचित बता रहे थे फीनिक्स मिल्स इस लिस्ट में ये भी शामिल है मिड कैप के तेज़ी वाले शेयर्स में। पेट्रोनेट LNG भी इस लिस्ट में आते हैं। लेकिन गिरने वाले कौन से शेयर्स है वो भी हम बात कर लेते हैं। BSE पे जो है थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने मिल रही है। स्टॉक ऑफ कोर्स अपने 52 वीक हाई लेवल्स पे भी है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें और IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो यहाँ पे जो है सस्टेन्ड सेलिंग देखने मिल रही है। और ऑफ कोर्स IDFC फर्स्ट बैंक के अर्निंग्स के बाद से जो है कुछ सेलिंग आ रही है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का, ये हमारा चैनल चेक सजेस्ट करे। वोल्टास की भी बात करें तो 2.5% का गिरावट आया है। स्टार हेल्थ कमज़ोर नतीजे भी आए, पैट तो बहुत ऑलमोस्ट वर्चुअली कुछ था ही नहीं और उसका इम्पैक्ट ज़्यादा क्लेम्स हुआ था, उसके कारण जो है आप देख सकते हैं पैट में गिरावट आई। अदर एक्सपेंसेस भी बढ़े थे। और बंधन बैंक यहाँ पे ट्रेड रिवर्स हो रहा है, लगभग आप कह सकते हैं यहाँ पे भी गिरावट आया है 2% या ऊपर से। तो मिड कैप एक्शन तो मैं आपको पूरा बता दिया, कहाँ पे क्या एक्शन हो रहा है, क्या रैशनल है और कहाँ से जो ओवरऑल ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं मेरे को। लेकिन मिड कैप के बाद जो ऑप्शन चैंपियंस का सेगमेंट है उस पर भी हम फोकस करेंगे। लेकिन उसके पहले ऑफ कोर्स अगर हम इतनी गिरावट की बात कर ही रहे हैं तो एक बार रुचित, मेरे को गिरने वाले शेयर्स में से थोड़ी सी कंसर्न आ रही है, खास करके IDFC फर्स्ट बैंक को लेके। IDFC फर्स्ट बैंक के ऑफ कोर्स इक्विटी डाइल्यूशन थोड़ा सा किया था, डिविडेंड भी दिया है, एक्सपेंसेस भी देते हैं, ग्रोथ उतना आ नहीं रहा है, लेकिन एक्सपेंसेस के मामले पे जो है इश्यूज आ रहे हैं। IDFC फर्स्ट बैंक आपको शॉर्ट टर्म लेवल्स पे कुछ रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल लग रहा है कि कुछ एक अच्छे स्टॉप लॉस दे के हम निकल सकते हैं यहाँ से? ठीक है, विद इन द बैंकिंग स्पेस ये ऑलरेडी एक स्टॉक काफी बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है पिछले कुछ महीनों में, लेकिन अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि प्राइस वाइज करेक्टिव फेज शायद अब यहाँ से कोई बड़े नहीं आएंगे, बट एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज रह सकता है कि जहाँ पे स्टॉक आपको एक ब्रॉड रेंज में कुछ समय के लिए कंसोलिडेट होते हुए नजर आएगा। 60 रुपए के आसपास स्टॉक में एक अच्छा सपोर्ट है 60 to 58 की रेंज में। सो अगर थोड़ा मिड टू लॉन्ग टर्म व्यू है तो ही ये स्टॉक में आप बाय एंड डिप्स की रणनीति रख सकते हैं 60 से लेकर 58 की रेंज में। बट अगर नियर टर्म में तो कुछ ऐसे ट्रिगर्स या कुछ स्टॉक में मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग लग नहीं रहा है। आई थिंक शॉर्ट टर्म के लिए एक रेंज बाउंड रहेगा स्टॉक, बट मिड टू लॉन्ग टर्म में अगर कुछ डिप्स आते हैं 58 से 60 रुपए की रेंज में तो वहां पे कॉन्ट्रा ट्रेड्स लेने को ये स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, IDFC फर्स्ट बैंक पे रुचित की राय। लेकिन अब चलिए बजाज फाइनेंस पे नजर डालते हैं। नतीजों के बाद जो है बजाज फाइनेंस का शेयर में पिटाई हुई है, ज़ोरदार पिटाई हुई है और ऑफ कोर्स बजाज फिनसर्व में भी वो इफेक्ट देखने मिला। इस गिरावट की क्या वजह है, इसको बताने के लिए वरुण हमारे साथ जुड़े। वरुण, जरा बताएं बजाज फाइनेंस की अर्निंग्स के बारे में क्या इम्पैक्ट आया है, गाइडेंस में सुनने में आया है, कट भी हुआ है, तो ज़रा पूरी डिटेल्स बताएं। डेफिनेटली, तो अगर आप बजाज फाइनेंस के नतीजे देखेंगे तो हमारे अनुमान से काफ़ी हद तक कमज़ोर थे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन, नेट इंटरेस्ट इनकम को अगर आप देख लेंगे, प्री ऑपरेटिंग प्रोविजनल प्रॉफिट जो है उसको आप देख लीजिएगा, या फिर मुनाफे को अगर आप देख लेंगे तो वहाँ पे अगर आप ओवरऑल नतीजे देखेंगे तो स्लाइटली मिस देखने मिले थे। नो डाउट ग्रॉस एनपीए जो है वो सुधरे थे, वहाँ पे 1.12% से गिर के 0.96% के आसपास आया, लेकिन कंपनी ने 3 पैरामीटर पे FY25 का जो गाइडेंस दिया था उसको मिस किया। एक तो ओवरऑल कॉस्ट, दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी और साथ ही साथ जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसमें, क्योंकि FY25 में नेट इंटरेस्ट मार्जिन में करीब 40 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने मिली और कंपनी का कहना है कि Q4 2025 का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो पूरे साल के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो थोड़ा कम ही इस बार रहा है। इसके अलावा जो गाइडेंस कंपनी ने दिया है 2026 के लिए करीब 24 से 25% के आसपास की AUM ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। 2025 में अगर आप देखेंगे तो ये ग्रोथ 26% रही थी, यानी कि आने वाले साल में ग्रोथ जो है वो पिछले साल के मुकाबले कम रहने वाली है। नो डाउट इनका कहना है कि प्रॉफिट जो है वो अच्छा रहेगा, निम्स जो है वो स्थिर रहेंगे क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट जो है उसमें करीब 10-15 बेसिस पॉइंट के आसपास की कमी आएगी। इसके लिए कह रहे हैं कि ओवरऑल थोड़ा बहुत कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो कम होंगे और वहाँ से निम्स को थोड़ा बहुत सहारा मिलता हुआ नजर आएगा। ग्रॉस एनपीएस, नेट एनपीएस स्टेबल रहने वाले हैं। हालांकि इन्होंने जो लॉन्ग टर्म गाइडेंस है ROA और ROE दोनों को घटा दिया है और ये थोड़ा बहुत जो ओवरऑल स्ट्रीट है उसको नेगेटिव लगा है, क्योंकि जो ओवरऑल आगे का गाइडेंस है, एक तो FY26 का गाइडेंस FY25 से कम और आगे का लॉन्ग टर्म ग्रोथ गाइडेंस जो है वो भी यहाँ पे कम नजर आ रहा है।
कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने टारगेट बढ़ाए हैं तो कुछ ने घटाए भी है। इन्वेस्टेक को अगर आप देखेंगे तो इन्होंने बढ़ाए हैं, जेफरीज ने बढ़ाए हैं, लेकिन बाकी आप देखिएगा खासकर सिटी ने इस कंपनी को डाउनग्रेड किया है। अब सीधा न्यूट्रल का कॉल है, 9,830 रुपये के आसपास के प्राइस टारगेट दे रहे हैं। तो एक तो नतीजे मिस, दूसरा जो गाइडेंस दिया है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर FY26 का, और लॉन्ग टर्म गाइडेंस जो है वो भी कंपनी ने अपना काटा है। तो स्ट्रीट को ये पसंद नहीं आया। इस नो डाउट इन्होंने स्टॉक स्प्लिट और बोनस का ऐलान किया है, लेकिन स्ट्रीट को वो पसंद नहीं आया, नतीजे कमज़ोर थे, और इसके लिए आप देख रहे हैं कि स्टॉक की पिटाई हो रही है। जी बिल्कुल वरुण, धन्यवाद। आपने पूरे डिटेल से हमें पूरा चीज़ समझाया कि अर्निंग्स पे क्या स्पेसिफिक जो है रिएक्शन आया है, गाइडेंस भी कट हुई है, लेकिन शेयर होल्डर्स को कुछ मिला है। ये जो है मैं थोड़ा मैथमेटिक्स से तो जल्दी से आपको समझा देता हूँ। 44 रुपीज़ का डिविडेंड है, 12 रुपये का स्पेशल डिविडेंड है, और दो अहम चीज़ हुई है। एक 4:1 का बोनस आया है, यानी कि अगर आप एक शेयर होल्ड करते तो आपको 4 शेयर मिलने वाले हैं। और स्टॉक स्प्लिट की बात करें तो एक शेयर का 2 शेयर्स का स्टॉक स्प्लिट हुआ। अगर गणित करें सिंपली तो अगर मेरे पास 100 शेयर्स हैं तो अब इन दोनों जो है कॉर्पोरेट एक्शंस को मिलके मेरे जो शेयर्स है 1000 शेयर्स हो जाते हैं। और शेयर स्प्लिट होगा तो ऑफकोर्स जो भाव आपको दिख रहा है लगभग 9000 या 9000 के नीचे का, वो जो है घट के हो जाएगा 900 के अराउंड लेवल्स पे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो इसको ज़रूर नोट कर लीजिए। मैं आपको सिंप्लीफाई कर दिया हूँ। रुचित, जल्दी से ब्रेक लेने के पहले आपकी एक राय लेना चाहूँगा। बजाज फाइनेंस में स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 5% के ऊपर की गिरावट आई है, और ऑफकोर्स बजाज फिनसर्व के भी नतीजे में जो है हमें देखने मिला है दोनों ही बजाज ट्विंस जो है टुवर्ड्स द लोअर साइड ऑफ द डे ट्रेड कर रहे हैं। बजाज फाइनेंस में आपको क्या लगता है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने चाहिए यहाँ से? बिकॉज वर्स्ट तो फैक्टर्ड इन हो चुका है, FY26 का भी गाइडेंस ये गिरा दी है। अब इसके बाद क्या होगा? शॉर्ट टर्म लेवल्स बताए बस। पिछले 3 महीने में हमने देखा कि स्टॉक ने एक जो ब्रेकआउट दिया था 8,000 के ऊपर, उसके बाद एक अच्छा अपमूव हमने देखा 8,000 से लेके 9,500 के ऊपर के लेवल तक। सो यूजुअली जो प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल होता है वो डिप पे सपोर्ट बनता है। सो हमें लग रहा है कि क्योंकि आज वॉल्यूम में सेलिंग है तो कुछ और दबाव थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकता है, और जो 8,000 के आसपास के पहले ब्रेकआउट लेवल से वो अब आगे चल के फिर से सपोर्ट बनेंगे। सो फिलहाल हमें लग रहा है कि 8,000 के आसपास अगर स्टॉक आता है तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल फिर स्टॉक में बन सकते हैं। 1000 लेवल्स पे ध्यान रखिएगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल बन सकता है। तो अभी के लिए इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स हम इंपॉर्टेंट मिड कैप्स को आइडेंटिफाई करेंगे जहां पे कमाई के मौके बनने वाले हैं। ऑप्शन चेंज की तो बात हो गई, लेकिन अब चलते एक एक्सक्लूसिव पे। डिक्सन टेक को लेकर एक एक्सक्लूसिव खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक डिक्सन चीन की कंपनी HKC के साथ पार्टनरशिप करने वाली है। इस एक्सक्लूसिव खबर के साथ सुमिता करीर जुड़ रही हैं। सुमिता बताएं। जी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी डिक्सन जो है वो अपना फोरे कर रही है। जो रिसेंटली अनाउंस स्कीम थी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि कंपनी प्लान कर रही है अराउंड 1600 to 1800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना इस स्कीम में, और ये प्लान कर रही है 3 से 4 कैटेगरीज में एंटर करना। सो सबसे पहले जो कैटेगरी होगी वो होगी डिस्प्ले मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग, जो अंडरटेक की जाएगी मोबाइल के डिस्प्ले के लिए, टीवी डिस्प्ले के लिए, और उसके लिए जो कंपनी है वो चाइना के HKC के साथ पार्टनर कर रही है। और उसका जो ओनरशिप स्ट्रक्चर रहेगा उसमें डिक्सन जो होगा उसके पास मेजॉरिटी शेयर रहेगा। तो 74:26 का जो ये ओनरशिप पार्टनरशिप है HKC के साथ। तो फर्स्ट फेज ऑफ प्रोडक्शन में डिक्सन टारगेट कर रहा है 2 मिलियन यूनिट बनाने का, और उसके लिए केपेक्स होगा 250 करोड़। उसके बाद उस केपेक्स को स्केल किया जाएगा अप टू 500 करोड़, जो प्लान कर रहा है कंपनी सेकंड फेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में। और सेकंड फेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में जो ये होगा मोबाइल डिस्प्ले का जो एक्सपेंशन कैपेसिटी होगा वो 4 मिलियन पर मंथ होगा। उसके अलावा डिस्प्ले के अलावा कंपनी एक्सप्लोर कर रही है एंट्री करना लिथियम आयन बैटरीज के सेगमेंट में, एनक्लोजर सेगमेंट में भी। और इनिशियली जो कंपनी है वो कैप्टिव रिक्वायरमेंट्स को मीट करेगी और उसके बाद एक्सपोर्ट्स के बारे में भी सोचेगी। आपको याद होगा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम अभी कुछ दिन पहले लॉन्च हुई थी, जिसका आउटले है 22,919 करोड़, और उसके गाइडलाइंस जो थे अभी पिछले हफ्ते यूनियन IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अनाउंस किए थे। रिमेंबर, ये जो स्कीम है, इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट एम कर रही है कि लोकल वैल्यू एडिशन जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो बढ़ाया जाए इंडिया में, और इवेंचुअली इंडिया को इंटीग्रेट किया जाए ग्लोबल GVCs में।
धन्यवाद सुमिता, आपने जो है डिक्सन टेक को लेके अहम एक्सक्लूसिव ईटी नाउ स्वदेश के साथ शेयर किया। लेकिन समय बहुत कम है। रुचित, जल्दी से अपनी जो है इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दें डिक्सन टेक के लिए। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स लगता है, क्या राय होनी चाहिए, जल्दी से बताएं। 16,100 से 16,000 इम्पोर्टेंट सपोर्ट है और पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, बट ओवरऑल शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है जब तक 16,000 के लेवल्स इंटैक्ट है। जी बिल्कुल, 16,000 लेवल्स पे शॉर्ट टर्म जो है ट्रेड पॉसिबल ज़रूर है। धन्यवाद रुचित, आप हमारे साथ जुड़े और अहम कॉल्स के बारे में बताएं, और ऑफ कोर्स बहुत सारी टेक्निकल क्वेरीज जो है हमारे दर्शकों के, उसको भी आपने कंप्लीट किया। थैंक यू वेरी मच रुचित, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन आज के शो के लिए बस इतना ही। ऑफ कोर्स